Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज की वीडियो का टॉपिक है What is DSM और overall What is the difference between DSM-4 and DSM-5. So हम स्टडी करेंगे कि DSM है क्या, इसको क्यों यूटिलाइज किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी जो वर्जन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, यानी DSM-4 एंड DSM-5 में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे ICD एंड DSM का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपके लिए रिमाइंडर है कि आप अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। So DSM-5 stands for Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders और इसको DSM-5 के नाम से भी जाना जाता है और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 2013 में इसका लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इसका अपडेटेड वर्जन है जिसे हम DSM-5 के नाम से जानते हैं। इसके प्रीवियस वर्जन को DSM-4 कहा जाता है, जो कि मल्टी एक्सियल सिस्टम था। सो अब हम देखते हैं DSM का ओवरऑल फंक्शन क्या है और किस तरह से साइकोलॉजिस्ट इसको यूटिलाइज करते हैं। DSM बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है और इस मैनुअल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है डिसऑर्डर्स के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में और क्राइटेरियाज के बारे में, ताकि एक क्लाइंट जब आए या एक पेशेंट जब आए तो ओवरऑल सिम्टम्स या क्राइटेरिया को देखकर उसको कैटेगराइज कर दिया जाए मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। इसके साथ साथ जब भी कैटेगराइजेशन होती है या आप लेबल करते हो एक मेंटल डिसऑर्डर किसी भी पेशेंट पे, तो देखना होता है कि उसके सिम्टम्स कितने हैं, क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं, ऑनसेट क्या है और उसके साथ साथ ड्यूरेशन क्या है सिम्टम्स की। सो ये तीनों फैक्टर्स को देख के मेंटल डिसऑर्डर कैटेगराइज किया जाता है या फिर नहीं किया जाता अगर क्राइटेरिया को एग्जैक्टली मीट ना कर रही हो पेशेंट्स। इसके साथ साथ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होती है पेशेंट्स के बारे में वो हमें DSM के ज़रिए मिल जाती है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। असेस कर सकते हैं हम कि पेशेंट कहाँ लाई कर रहा है, वो साइकोपैथ है या फिर वो न्यूरोटिक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो DSM के ज़रिए हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ डायग्नोसिस जो है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डायग्नोसिस के लिए, हम ऑब्वियस है कि हम रिलायबल और कंसिस्टेंट डायग्नोसिस तभी बना सकते हैं जब हम DSM को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम DSM को यूटिलाइज करेंगे तो डायग्नोसिस भी बेहतर होगा और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट पे भी हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं कि साइकोथेरेपी यूज़ करनी है या फिर इस पेशेंट को जो डिसऑर्डर है उसके लिए मेडिकेशन यूटिलाइज करनी पड़ेगी। सो रिलायबल डायग्नोसिस हम DSM की बेस पे ही कर सकते हैं। सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है वो भी एनालाइज हो जाएगी DSM को यूटिलाइज करने के बाद। और रिसर्च अगर मेंटल डिसऑर्डर्स पे करना है तब भी DSM हमारे लिए अफेक्टिव है, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड कर रहा है, ये सिम्टम्स इसके अंदर मेंशन है और इस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, तभी जाके DSM में क्राइटेरिया प्रॉपर मेंशन होता है। तो हम रिसर्च के लिए भी DSM को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि DSM-4 एंड DSM-5 में क्या डिफरेंस है। DSM-4 जो है वो मल्टी एक्सियल सिस्टम था जिसमें 5 एक्सियल्स मेंशन थे, जिसमें एक्सियल 1 में मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स मेंशन थे, एक्सियल 2 में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जिसको DSM-5 में जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दे दिया गया था। एक्सियल 3 में जनरल मेडिकल कंडीशन के बारे में मेंशन था डिसऑर्डर्स, और इसके अलावा एक्सियल 4 में साइको सोशल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मेंशन थे और एक्सियल 5 में असेसमेंट ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग, जिसमें गैप टेस्ट यूटिलाइज किया जाता था, जनरल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, और ओवरऑल देखा जाता था कि जो सिम्टम्स है वो कहाँ लाई कर रहे हैं। लेकिन DSM-5 में जो है वो 21 क्लस्टर्स या क्लासेस मेंशन है डिसऑर्डर्स की। इसके अलावा ओवरऑल कैटेगराइजेशन होगी और क्लस्टर्स के अंदर सब डिसऑर्डर्स हैं और एक जनरल जो है वो सब मेन हेडिंग के साथ क्लस्टर्स मेंशन है। सो अब हम टेबल के जरिए ओवरऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं DSM-4 एंड DSM-5 में, और ओवरऑल लेआउट या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट में किस तरह से चेंजिंग्स आ गई हैं। सबसे फर्स्ट पे क्या था और अब DSM-5 में क्या मेंशन है। तो DSM-4 में सबसे फर्स्ट पे डिसऑर्डर्स यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस मेंशन थे, लेकिन DSM-5 में एग्जैक्टली इस तरह से डिसऑर्डर्स मेंशन नहीं हुए। सो ये कैटेगरी बिल्कुल ड्रॉप होगी और जितने भी डिसऑर्डर्स थे इन्फेंसी, चाइल्ड और एडोलसेंस में, वो अलग से डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अंदर
एडजस्ट किया गया उनको। इसके अलावा नंबर 2 पे थे डिलीरियम, डिमेंशिया एंड एमनेस्टिक एंड अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, लेकिन इन्हीं डिसऑर्डर्स को DSM-5 में न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के अंडर मेंशन कर दिया गया। नंबर 3 पे थे मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन, और इसको एग्जैक्टली इस तरह की कैटेगरी को ड्रॉप कर दिया गया और डिसऑर्डर्स के साथ साथ मेंशन कर दिया गया मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। सो जनरल मेडिकल कंडीशन को रिमूव करके अनदर मेडिकल कंडीशन के साथ हर क्लस्टर के अंदर इस डिसऑर्डर को मेंशन कर दिया गया। नंबर 4 पे है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर DSM-5 में सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में मेंशन है। नंबर 5 पे स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन इसके अंदर DSM-5 के अंदर इसको स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया। DSM-4 में मूड डिसऑर्डर्स एक ब्रॉड कैटेगरी थी और अब DSM-5 में इसको बाइपोलर के अंदर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। इसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स के नाम से हैं, लेकिन DSM-4 में ये 7th पोजीशन पे हैं और DSM-5 में ये 5th पर आते हैं। नंबर 8 पे थे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, जो कि अब DSM-5 में सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के नाम से 9th पे मेंशन है। नंबर 9th पे DSM-4 पे फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स थे, लेकिन अब ये कैटेगरी ड्रॉप हो गई है और अब ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के अंडर फैक्टिशियस डिसऑर्डर अलग से मेंशन है, अलग से ये डिसऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल ये जनरल या ब्रॉड कैटेगरी की तरह मेंशन नहीं है जैसा कि DSM-4 में था। नंबर 10th पे है जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स मेंशन थे DSM-4 में, लेकिन नंबर 8 पे हैं अब ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, और 11 पे थे जी सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, लेकिन DSM-4 में अभी अलग से कैटेगरी है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस की अलग है और जेंडर डिस्फोरिया की अलग है, वो भी 14 पे है और सेक्सुअल डिसफंक्शन की 13 पे है। इसके अलावा पैराफिलिक डिसऑर्डर्स अलग से मेंशन है। नंबर 12 पे है ईटिंग डिसऑर्डर और ये DSM-4 में 12th नंबर पे आ रहा है, लेकिन DSM-5 पे ये 10th पे है, जिसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फिर इसके अलावा 13 पे था स्लीप डिसऑर्डर्स और DSM-5 में 12th नंबर पे आ गया, जिसमें इसका नाम जो है वो स्लीप वेक डिसऑर्डर्स रख दिया गया। नंबर 14 पे था इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड और DSM-5 में इसका 15 नंबर रख दिया गया और 15th नंबर पे आ रहा है विद द नेम डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। नंबर 15 पे था एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, ये ओवरऑल क्लस्टर की तरह यहाँ पे मेंशन था, लेकिन DSM-5 में इसको ड्रॉप कर दिया गया इस कैटेगरी से और इसको ट्रोमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंडर लिस्ट में जो है वो मेंशन कर दिया गया एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। और नंबर 16 पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, लेकिन DSM में ये 18th नंबर पे आ गए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। बाकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो सबसे फर्स्ट पे आता है DSM-5 में, वो DSM-4 में इंक्लूडेड नहीं था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स नंबर 6 पे है। नंबर 7 पे है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फिर नंबर 11 पे है एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स। नंबर 20 पे है अदर मेंटल डिसऑर्डर्स और नंबर 21 पे है मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर्स एंड अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। सो ये सारे डिसऑर्डर्स DSM-5 में मेंशन है, एग्जैक्टली DSM-4 में ये मेंशन नहीं थे। और ओवरऑल जहाँ पे लिखा हुआ था ड्रॉप, तो ड्रॉप डजंट मीन कि वो कैटेगरी एग्जैक्टली रिमूव होगी, लेकिन उसकी रीकैटेगराइजेशन हुई है DSM-5 में और वो सब कैटेगरीज के अंदर मेंशन किए गए हैं। अब हम देखते हैं ICD एंड DSM में डिफरेंस की ओवरऑल क्या डिफरेंस है इन दोनों मैनुअल्स में। ICD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और DSM स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। और ICD को प्रोड्यूस किया गया है ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने, जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत फेमस है और इसको WHO के नाम से भी जाना जाता है। और DSM इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसको
APA के नाम से हम जानते हैं, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है। ओवरऑल ICD क्लासीफाई करती है डिजीज़ को, इंजरीज़ को और कॉजेज़ ऑफ डेथ्स को। तो इसमें फिज़िकल डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। और DSM की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल मेंटल डिसऑर्डर्स पे ज़्यादा काम करती है कि क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से उनको कैटेगराइज किया जाएगा उनके सिम्टम्स के बेस पे और उनकी ऑनसेट के बेस पे उसके साथ साथ ड्यूरेशन क्या है। सो ICD एंड DSM दोनों अलग मैनुअल्स हैं। एक जो है वो डिजीज़ जो कि फिजियोलॉजिकल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं उन पे फोकस करती है और DSM फोकस करती है मेंटल इलनेसेस यानी मेंटल डिसऑर्डर्स पे। करंट वर्जन ICD का है ICD-10, जो कि पब्लिश हुआ था बिटवीन 1922 एंड 1994 और 1995 में यूटिलाइज करना प्रॉपर यूटिलाइज होना शुरू हुआ था। और अब इसका करंट वर्जन आ रहा है जो कि प्रॉपर इस पे ICD-11 पे काम हो रहा है, जो जनवरी 2022 से जो है वो स्टार्ट होगा, यानी इसको यूटिलाइज किया जाएगा ICD-11 को। और अभी जो हम करंट वर्जन DSM का यूज़ कर रहे हैं वो DSM-5 है और ये 2013 में इसका वर्जन आया था, या इसको अपडेट किया गया था। ओवरऑल ICD जो है वो प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं साइकेट्रिक्स एंड डॉक्टर्स यूटिलाइज करते हैं। और अगर हम DSM की बात करें तो DSM जो है वो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें डायग्नोसिस देने के लिए, सिम्टम्स को एनालाइज करने के लिए हमें DSM यूटिलाइज की जाती है, ताकि हम मेंटल डिसऑर्डर्स को उनका प्रॉपर वैलिड और रिलायबल डायग्नोसिस दे सकें, और ये साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हम ICD की बात करें तो ICD में भी मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स मेंशन है, लेकिन अगर हम DSM की बात करें तो उसमें ब्रॉड रेंज है मेंटल डिसऑर्डर्स की और उसको हर तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और ICD में अगर उस डिसऑर्डर्स को मेंशन किया गया है, साथ साथ उनकी फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ और मेडिकेशन पे जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जो कि डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट जो है इस पे ज़्यादा वर्क करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट अगर कोई भी डायग्नोसिस देते हैं तो वो साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिकेशन जो हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है सॉल्व MCQs ऑन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, और इस वीडियो के ज़रिए आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझ सकेंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी कर सकेंगे। सो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ये नोटिफिकेशन ना मिस हो। थैंक यू।